हाय दोस्तों। होमोसिस्टीन एक अमाइनो एसिड होता है और बहुत सारे पेशेंट्स में जो हार्ट डिसीज़ के पेशेंट्स होते हैं या स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं। स्ट्रोक का मतलब होता है कि ब्रेन में अटैक पड़ना जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाना। या दोस्तों बहुत सारे पेशेंट्स जो डिमेंशिया के होते हैं। डिमेंशिया का मतलब होता है कि जो मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें नर्व्स की कमज़ोरी हो जाती है, नर्व सेल्स जो हैं वो उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, तो इससे कई किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दोस्तों इस तरह के पेशेंट्स में बहुत बार देखा जाता है कि जो होमोसिस्टीन है, अगर उसका लेवल मेजर करें तो वो बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो दोस्तों हमें ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि होमोसिस्टीन आखिर है क्या, और होमोसिस्टीन का लेवल आइडियली कितना होना चाहिए, होमोसिस्टीन का लेवल किस किस वजह से बढ़ जाता है बॉडी में, और अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ हो तो उससे बॉडी में किस तरह के रिस्क हो सकते हैं, मॉडर्न साइंस क्या कहती है होमोसिस्टीन के लेवल के बारे में। और दोस्तों ये भी बात कर लेंगे इस वीडियो में कि अगर होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसे कम करने के लिए या उसे वापस नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन और दोस्तों इमरजेंसी मेडिसिन में बहुत सारा काम किया है। दोस्तों होमोसिस्टीन जो अमाइनो एसिड है ये मिथियोनिन नाम के अमाइनो एसिड से बनता है, और मिथियोनिन नाम का जो अमाइनो एसिड है ये हमें किस किस फूड प्रोडक्ट से खाने से मिलता है। ये नॉर्मली मीट में ज़्यादा होता है, एग्स में ज़्यादा होता है, और जो सी फूड है मतलब जो फिश या प्रॉन्स इस तरह की चीज़ें हैं उन्हें खाने से भी दोस्तों मिथियोनिन का अमाउंट बॉडी में ठीक ठाक मिलता है। तो दोस्तों ये होमोसिस्टीन अमाइनो एसिड का बॉडी में होता क्या है। वेल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो होते हैं वो होमोसिस्टीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे केमिकल्स में, जिन केमिकल्स को बॉडी अपने हिसाब से यूज़ कर लेती है, इस्तेमाल कर लेती है बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। तो दोस्तों विटामिन B6 है, विटामिन B12 है और फोलेट है। ये तीनों विटामिन होते हैं जो कि बॉडी में प्रेजेंट होमोसिस्टीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो अगर होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब कि कई बार इसका मतलब यही होता है कि ये जो विटामिन हैं ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या ये विटामिन बॉडी में कम हैं। चूँकि ये विटामिन कम है इसकी वजह से होमोसिस्टीन का ठीक से ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है। होमोसिस्टीन के ब्रेक डाउन होने से दोस्तों दो केमिकल्स बनते हैं, मतलब दो अमाइनो एसिड ही बनते हैं एक्चुअली। एक तो ये मिथियोनिन ही बनाता है, ठीक है। और वो जो मिथियोनिन है वो क्या करता है दोस्तों कि वो एक तो एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है कि जो बॉडी की सेल्स हैं उनको अलग अलग किस्म की इंजरी से दोस्तों बचाने वाला काम होता है। और सेकंड चीज़ ये है दोस्तों कि वो जो मिथियोनिन है वो प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और बॉडी के लिए प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी की सेल्स के लिए, टिश्यूज़ के रिपेयर के लिए दोस्तों प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट जो बॉडी की सेल है उसके अंदर जो हज़ारों फंक्शंस, हज़ारों प्रोसेसेस लगातार हो रही होती हैं, प्रोटीन्स का उनमें सबसे ज़्यादा वाइटल रोल होता है। दोस्तों जो दूसरा अमाइनो एसिड बनता है होमोसिस्टीन के ब्रेकडाउन से उसका नाम है सिस्टीन। दोस्तों सिस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्स में इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। इन्फ्लेमेशन क्या चीज़ है? इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि जो बॉडी की सेल्स है उनमें किसी भी वजह से इंजरी हो जाए और उस इंजरी की वजह से उनमें सूजन आ जाए, वो अपना काम ठीक से कर पाने में असमर्थ हो जाए, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन। तो सिस्टीन दोस्तों इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्पफुल होता है। और दोस्तों साथ साथ जो इम्यून सेल्स हैं बॉडी की, वो इम्यून सेल्स आपस में ठीक से कम्युनिकेशन कर पाएँ, ठीक से कोलैबोरेशन कर पाएँ, और जो भी इम्यून सिस्टम का काम है वो ठीक से सुचारू रूप से कर पाएँ, इस चीज़ में भी सिस्टीन हेल्प करता है। साथ साथ दोस्तों लीवर की हेल्थ के लिए भी देखा गया है कि जो सिस्टीन अमाइनो एसिड है उसका बहुत स्पेशल रोल है। तो होमोसिस्टीन बेसिकली ब्रेक डाउन करता है मिथियोनिन में और सिस्टीन में, ठीक है दोस्तों। तो जब कभी ऐसा होता है कि विटामिन B6, विटामिन B12 या फोलेट इनका अमाउंट कम है, तो जो होमोसिस्टीन है वो ठीक से ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, और जब होमोसिस्टीन ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा तो होमोसिस्टीन बचा हुआ रहेगा, और वही अगर हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो फिर वो उसका अमाउंट ज़्यादा दिखेगा क्योंकि वो ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों किस किस कंडीशन में डॉक्टर्स बोलते हैं कि होमोसिस्टीन का एक बार लेवल चेक कर लेते हैं। कई बार दोस्तों डॉक्टर्स को ऐसा शक होता है कि पेशेंट को एक जेनेटिक बीमारी है जिसका नाम है होमोसिस्टीन्यूरिया, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ ही होता है। आपके अंदर विटामिन का लेवल ठीक है, विटामिन काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन होमोसिस्टीन बहुत ज़्यादा बन रहा है, और बहुत ज़्यादा बन रहा है तो इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से अगर हम टेस्ट करके देख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा आ रहा है अमाउंट, ठीक है दोस्तों। कई बार डॉक्टर्स को ऐसा शक होता है कि ये जो पेशेंट है इसको हार्ट डिसीज़ है, तो या इसको हार्ट डिसीज़ हो सकती है, तो वो कंफर्मेशन करने के लिए भी, अपने मन में एक एसोसिएशन बनाने के लिए भी डॉक्टर्स बहुत बार होमोसिस्टीन का टेस्ट ऑर्डर करते हैं, देखते हैं कि इसका लेवल कितना चल रहा है। दोस्तों नॉर्मली देखा जाता है कि अगर प्रोटीन्स का इंटेक बहुत ज़्यादा ले लिया जाए तो उस टाइम पे होमोसिस्टीन का लेवल भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो होमोसिस्टीन का टेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट फास्टिंग कंडीशन में रहता है रात में, और सुबह उसका टेस्ट किया जाता है। दोस्तों वैसे बहुत कॉमन टेस्ट नहीं है होमोसिस्टीन का, मतलब हर एक लैब में नहीं होता, और नॉर्मली डॉक्टर्स जब प्रिस्क्राइब करते हैं तभी टेस्ट कराना चाहिए।
और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो इसके रिजल्ट की वैल्यू है वो भी डिफर कर सकती है, क्योंकि हर एक लैब में आप समझते हैं इक्विपमेंट्स भी अलग किस्म के यूज़ किए जाते हैं, केमिकल्स भी अलग किस्म के यूज़ किए जाते हैं और कई बार उनकी टेक्निक्स में भी फ़र्क होता है। तो जो नॉर्मल लेवल है होमोसिस्टीन का, अगर हम ब्लड से टेस्ट करेंगे तो दोस्तों वो लगभग 15 से कम होता है, मतलब 15 माइक्रोमोल पर लीटर से कम होता है। अगर उसका लेवल दोस्तों 15 से 30 के बीच में है, इसका मतलब कि जो भी आपको होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ है वो मॉडरेट लेवल का बढ़ा हुआ है। अगर वो वैल्यू दोस्तों 30 से लेकर के 100 के बीच में आ रही है, इसका मतलब कि इंटरमीडिएट बढ़ा हुआ है। और अगर 100 से ज़्यादा है तो इसका मतलब कि जो आपका एलिवेटेड होमोसिस्टीन है वो सीवियर है। दोस्तों एक चीज़ और समझ लेना इंपॉर्टेंट है कि अगर बाई चांस आपका होमोसिस्टीन लेवल बढ़ा हुआ आ ही रहा है, सीवियर बढ़ा हुआ आ रहा है या मॉडरेट या इंटरमीडिएट बढ़ा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी है ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा होता है कि ये लेवल बढ़ा हुआ है लेकिन कोई बीमारी नहीं है उनको। तो डॉक्टर्स का क्या होता है कि अगर ये लेवल बढ़ा हुआ है तो वो आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आपके और टेस्ट कराते हैं कि जो भी उन्हें लग रहा होता है कि किस सिस्टम की बीमारी हो सकती है। अगर उन्हें लग रहा है कि हार्ट की बीमारी है तो आपकी हिस्ट्री ठीक से लेंगे और जो भी स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो करा करके देखेंगे, या उन्हें ब्रेन का लग रहा है या कुछ और लग रहा है तो वो प्रॉपरली उस चीज़ को दोस्तों अप्रोच करेंगे। तो अगर होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर बीमारी हो गई है, नहीं। ये सिर्फ एक एसोसिएशन देखा जाता है कि कुछ बीमारियों के साथ में होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा हुआ देखा जाता है। तो एक तरह से ये एक चेक मार्क है कि अगर ये चीज़ बढ़ी हुई है तो डॉक्टर्स को थोड़ा सा वो ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं कि हो सकता है चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं कि इस पेशेंट में कोई बीमारी है, तो लेट्स फाइंड इट आउट। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं, वो रीजंस क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से बॉडी में होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ जाए। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे दोस्तों। तो पहला कॉज है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाना। तो बॉडी में अगर विटामिन B6, B12 या फोलेट की कमी है तो होमोसिस्टिन का दोस्तों ठीक से ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा और इसका लेवल अगर हम नापेंगे तो बढ़ा हुआ निकलेगा। तो दोस्तों जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें थोड़ी सी इस चीज़ की आशंका ज़्यादा हो जाती है कि अगर वो वेजिटेरियंस भी हैं दोस्तों और अगर वो अपनी डाइट का वेजिटेरियन होने के बाद भी ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो बहुत कम वेजिटेरियन चीज़ों से मिलता है दोस्तों। इसके बारे में एक अलग से मैंने वीडियो बनाया, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो अगर आपकी डाइट दोस्तों बैलेंस है, ठीक है, अगर आप न्यूट्रिशियस डाइट ले पा रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, तब आप चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन होने के बाद भी अपनी डाइट को अनदेखा कर रहे हैं तो चांसेस हो सकते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाए और होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ जाए। दोस्तों देखा जाता है कि जो पेशेंट्स स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर भी होमोसिस्टिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। और ना सिर्फ दोस्तों जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं, बल्कि जिन लोगों को सेकंड हैंड स्मोक का एक्सपोजर है, मतलब जो उस कमरे में है या फैमिली के अंदर आसपास है जिन्हें वो स्मोक आ रही है, उनके अंदर भी चांसेस बढ़ जाएंगे कि होमोसिस्टिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। दोस्तों जिन लोगों का अल्कोहल इंटेक डेली होता है उनके अंदर भी देखा जाता है कि होमोसिस्टिन के बढ़ने की आशंका नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। साथ साथ दोस्तों जो लोग मेंटल स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, जिनकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसी कंडीशन चल रही है या कि उनकी एक टेंडेंसी ही है ज़्यादा स्ट्रेस में रहने की, उनके अंदर भी देखा जाता है कि जो होमोसिस्टिन है दोस्तों इसका अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा होता है। दोस्तों कुछ एक तरह की मेडिसिन का सेवन करने से भी होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ता हुआ देखा गया है। कुछ एक डायबिटीज़ की मेडिसिन होती हैं या कुछ एक इम्यून सिस्टम की मेडिसिन होती हैं दोस्तों, कुछ कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन होती हैं। साथ साथ दोस्तों देखा जाता है कि कुछ एक तरह के किडनी की डिसीज़ में भी होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि दोस्तों किडनी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है होमोसिस्टिन को ब्रेक डाउन करने में। तो अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो आप समझ रहे हैं फिर होमोसिस्टिन ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, तो उतना ही बना रहेगा, नापेंगे तो वो फिर ज़्यादा अमाउंट में ही आएगा। दोस्तों देखा जाता है कि जिन लोगों में थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही होती है, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म का नाम भी देते हैं दोस्तों, ऐसे पेशेंट्स में भी होमोसिस्टिन का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। साथ साथ दोस्तों कुछ एक पेशेंट्स होते हैं जिन्हें की टीथ की या गम की प्रॉब्लम होती है, जिसे पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी देखा गया है कि होमोसिस्टिन का लेवल इंक्रीज़ होता है। साथ साथ दोस्तों जेनेटिक्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे पेशेंट्स में कुछ एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन इस तरह का होता है दोस्तों कि उनके अंदर होमोसिस्टिन का लेवल इंक्रीज़ ही रहता है। ठीक है, इस कंडीशन को जैसे हमने बात की थी होमोसिस्टिन्यूरिया कहते हैं। और अगर दोस्तों किसी पेशेंट को जेनेटिक कंडीशन होने की वजह से होमोसिस्टिन का लेवल ज़्यादा आ रहा है तो फिर उसे बहुत ज़्यादा बाकी फैक्टर्स की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर्स फिर उस पर्टिकुलर बीमारी को फोकस करते हैं कि उसका इलाज कैसे करना है, उसमें किस तरह से कम करना है होमोसिस्टिन का बढ़ा हुआ लेवल। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगर होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो कुछ एक बीमारियों के साथ में इस चीज़ का एसोसिएशन देखा गया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हार्ट डिसीज़ की। तो क्या होता है कि स्टडीज़ में ये चीज़ समझ में आती है कि अगर होमोसिस्टिन का लेवल दोस्तों बढ़ा हुआ है तो उससे जो आर्टरीज़ होती हैं, मतलब जो खून की नलियाँ होती हैं, उनके अंदर कुछ इंजरीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं, उनके अंदर स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाती है। और अगर उनके अंदर दोस्तों इंजरीज़ हों, चोट पहुँचे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस जगह पे ब्लड क्लॉट बनने की संभावना बढ़ जाती है और वो जो आर्टरीज़ हैं वो अंदर से सक्रिय होने की संभावना बढ़ जाती है। उनकी जो दीवारें हैं वो लचीली होने के बजाय अब बहुत ज़्यादा स्टिफ होने की दोस्तों संभावना बढ़ जाती है।
तो जब इस तरह के चेंजेस दोस्तों आर्टरी में आना स्टार्ट हो जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाए और उसके अंदर संकरापन आ जाए और उसके अंदर ब्लड क्लॉट्स बनने की संभावना हो जाए, ब्लड क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाएं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाए, तो दोस्तों फिर इस कंडीशन में हार्ट डिसीज़ होने की संभावना बढ़ ही जाती है, हार्ट अटैक होने के चांसेस भी हो सकते हैं। और हार्ट की दोस्तों कई किस्म की प्रॉब्लम्स नॉर्मली देखी जाती हैं अगर होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो। नॉट जस्ट हार्ट दोस्तों, अगर ये वाली कंडीशन किसी ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरी में हो गई है तो फिर ब्रेन भी अफेक्ट हो सकता है। ब्रेन के भी किसी एरिया की ब्लड सप्लाई दोस्तों अचानक से रुक सकती है, जिसकी वजह से पैरालिसिस का अटैक पड़ सकता है। ऑन द अदर हैंड दोस्तों, एक बहुत बड़ी स्टडी करी गई जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन किया गया और उसमें ये देखा गया कि अगर मॉडरेट लेवल पे होमोसिस्टिन बढ़ा हुआ है तो उसकी हार्ट की हेल्थ पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मॉडर्न साइंस में दोस्तों अभी भी रिसर्च चल रही है कि अगर होमोसिस्टिन का कुछ एसोसिएशन है हार्ट डिसीज़ के साथ में तो एग्जैक्टली किस तरह से वो हार्ट को प्रभावित करता है या किस तरह से जो आर्टरीज़ हैं उनको होमोसिस्टिन का बढ़ा हुआ लेवल प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, अभी इस चीज़ पे मॉडर्न साइंस में रिसर्च लगातार चल रही है और अभी पूरी तरह से जो कंक्लूसिव एविडेंस है दोस्तों वो आने हैं। दोस्तों लार्ज स्केल स्टडीज़ में ये भी देखा गया कि जिन लोगों में होमोसिस्टिन बहुत बढ़ा हुआ था उनमें अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया गया कि होमोसिस्टिन का लेवल नॉर्मली ठीक हो जाए तो इस चीज़ का हार्ट के डिसीज़ को प्रिवेंट करने में कोई फ़र्क नहीं पाया गया। ठीक है, तो वही जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी ये थोड़ा सा इनकन्क्लूसिव ही है। अभी इस पर लार्ज स्केल की और भी स्टडीज़ चल रही हैं अलग अलग लेवल पे और जिस तरह से भी एविडेंसेस आएंगे उस तरह से फिर होमोसिस्टिन का एसोसिएशन बनेगा हार्ट डिसीज़ के साथ में। तो दोस्तों मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर होमोसिस्टिन बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि होमोसिस्टिन का बढ़ा हुआ होना अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिसीज़ के लिए, बल्कि एक रिस्क मार्कर की तरह कहा जा सकता है कि चूंकि होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब हार्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसीलिए बढ़ा हुआ है या कुछ एसोसिएशन है। मतलब कि रिस्क मार्कर हम मान सकते हैं कि हाँ रिस्क है, लेकिन होमोसिस्टिन बढ़े होने की वजह से सारा ये प्रॉब्लम्स है ऐसा भी कह पाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी साइंस में ऐसा कुछ पक्का एविडेंस नहीं है। अगर आर्टरी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, अगर आर्टरी के अंदर वॉल में इंजरी हो रही है, वॉल सख्त हो रही है, उस पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहे हैं तो इसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ऐसा कहना भी गलत होगा कि होमोसिस्टिन बढ़ा इसकी वजह से ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। दोस्तों एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उनमें भी होमोसिस्टिन का ज़्यादा लेवल देखा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोई एसोसिएशन हो सकता है कि होमोसिस्टिन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है और इंसुलिन रेजिस्टेंस के पैदा होने में। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का आपको पता है दोस्तों कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बना रहे तो फिर ये कंडीशन डायबिटीज़ में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर भी एक एसोसिएशन देखा जा रहा है दोस्तों होमोसिस्टिन का एक एसोसिएशन डिप्रेशन के साथ में भी देखा जा सकता है। इनफैक्ट एक स्टडी कराई गई जिसमें लगभग 900 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें देखा गया कि इन सारे पेशेंट्स में जिनका होमोसिस्टिन अपर 1/3 लेवल में था उनमें लगभग 2 टाइम्स ज़्यादा चांस थे डिप्रेशन पैदा होने के उन पेशेंट्स के कंपैरिजन में जिनका होमोसिस्टिन सबसे लोअर 1/3 रेंज में आता था। दोस्तों एक और स्टडी में ये पाया गया कि अगर होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है तो उसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल का प्रोडक्शन कम हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, उनके लेवल पे भी फ़र्क पड़ जाता है और डिप्रेशन पैदा होने की आशंका बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक एसोसिएशन इस चीज़ का है कि अगर होमोसिस्टिन का लेवल इंक्रीज़ है दोस्तों तो डिप्रेशन के चांस भी रह सकते हैं, डिप्रेशन भी पैदा हो सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों होमोसिस्टिन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो एक एसोसिएशन देखी जा सकती है ब्रेन के फंक्शंस अफेक्ट होने में, अल्जाइमर्स पैदा होने में या डिमेंशिया की कंडीशन दोस्तों पैदा होने में। दोस्तों एक बड़ी स्टडी करी गई, मतलब एक एनालिसिस मेटा एनालिसिस किया गया जिसमें लगभग 100 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स को देखा गया, असेसमेंट किया गया, उनका इवैल्यूएट किया गया। उसमें क्या पाया गया दोस्तों कि हाँ एक एसोसिएशन है कि अगर होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो एक एसोसिएशन देखा जा रहा है कि जो ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस है, मतलब जो जैसे ब्रेन चीज़ों को समझता है, उनका संज्ञान लेता है, वो चीज़ें दोस्तों अफेक्ट हो सकती हैं, डिमेंशिया वाली कंडीशन पैदा हो सकती है, अल्जाइमर्स वाली कंडीशन पैदा हो सकती है। तो ये एक एसोसिएशन देखा गया कि जिनमें होमोसिस्टिन ज़्यादा है उनमें ब्रेन की बीमारियां होने के चांसेस भी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि होमोसिस्टिन ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ें पैदा हो रही हैं, लेकिन एक एसोसिएशन ये है कि अगर ये लेवल बढ़ा हुआ है तो ये बीमारियाँ भी बढ़ी हुई हैं। देखा गया दोस्तों कि होमोसिस्टिन का लेवल अगर 15 से ज़्यादा है तो अल्जाइमर्स डिसीज़ होने के चांस लगभग 2 गुना ज़्यादा हो गए। तो कहीं ना कहीं ब्रेन की प्रॉपर हेल्थ के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा हुआ ना हो। दोस्तों होमोसिस्टिन का ज़्यादा लेवल कुछ एक तरह की ऑटो इम्यून डिसीज़ में भी देखा जा सकता है। पहले तो मैं बताता हूँ ऑटो इम्यून बीमारियाँ होती क्या हैं। ऑटो इम्यून डिसीज़ दोस्तों वो बीमारियाँ होती हैं जिसमें बॉडी की अपनी ही इम्यून सिस्टम की सेल्स बॉडी के सिस्टम्स को या बॉडी के ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। तो दोस्तों देखा गया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में या ल्यूपस के पेशेंट्स में, दोस्तों सोरियासिस के पेशेंट्स में, कुछ एक तरह के मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में, इनमें दोस्तों देखा गया है कि होमोसिस्टिन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक एसोसिएशन है। दोस्तों कई बार ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स में भी देखा जाता है कि होमोसिस्टिन का लेवल ज़्यादा होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि जो बोन्स हैं उनमें वीकनेस आ जाना।
अब अगर बोन्स में दोस्तों वीकनेस आ जाएगी तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर थोड़ी सी भी चोट लगेगी तो उससे फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी एक एसोसिएशन है। दोस्तों कुछ एक माइग्रेन के पेशेंट्स में भी देखा जाता है कि होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक एसोसिएशन है। साथ साथ दोस्तों शिज़ोफ्रेनिया जो एक मानसिक बीमारी होती है, इसका भी एसोसिएशन देखा गया है होमोसिस्टिन के बढ़े हुए होने से। इनफैक्ट क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज़ कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, 3rd ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट वुमेन है, तो क्या होगा कि जो अंदर बेबी पल रहा है तो उस बेबी को प्लेसेंटा के ज़रिए सारी न्यूट्रिशन की सप्लाई हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। तो दोस्तों अगर होमोसिस्टिन का लेवल इस प्रेग्नेंट वुमन में बढ़ा हुआ है तो उससे जो भी सप्लाई है वो अफेक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से जो बेबी है उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में कुछ एक प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेन के कुछ पर्टिकुलर एरिया अफेक्ट हो सकते हैं और जिसकी वजह से बड़े होने पे शिज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये दोस्तों एक स्पेकुलेशन है, एक थ्योरी है अपने आप में साइंस की, कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। ऐसा 100% ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ शिज़ोफ्रेनिया होने में दोस्तों और होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा हुआ होने में, इनमें भी आपस में एक एसोसिएशन देखा गया है। दोस्तों स्लीप एपनिया नाम की कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट रात को सो रहा होता है तो सोते सोते ही कुछ टाइम के लिए उसकी सांस रुक जाती है बिना उसके कंट्रोल के, और नॉर्मली फिर उसके बाद कुछ देर बाद अपने आप स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों ये कंडीशन डेंजरस भी हो सकती है और इसका इलाज हमेशा लेना चाहिए। तो स्लीप एपनिया का भी दोस्तों एसोसिएशन देखा गया है होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा हुआ होने में। साथ साथ दोस्तों ऑटिज़म नाम की बीमारी होती है, इसमें भी देखा गया है कि होमोसिस्टिन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। कुछ एक तरह के दोस्तों गट की बीमारियां होती हैं, मतलब इंटेस्टाइन की बीमारियां होती हैं, जिसमें भी होमोसिस्टिन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा हुआ देखा जाता है। दोस्तों अगर होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसे कम करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए और बैलेंस होनी चाहिए न्यूट्रिशन में। आपके अंदर बी कॉम्प्लेक्स की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन B6, B12 और फोलेट आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। तो चांसेस होंगे कि जो न्यूट्रिशनल रीज़न है होमोसिस्टिन के बढ़े होने का, उसकी आप टेक केयर कर रहे हैं, उसकी वजह से होमोसिस्टिन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दोस्तों कभी कभी होता है कि जो विटामिन की कमी होती है बॉडी में, वो इस वजह से नहीं होती कि आपके खाने में विटामिन कम है, बल्कि इस वजह से होती है कि आप जो खाने में विटामिन है वो तो ठीक मात्रा में है, लेकिन वो विटामिन का आपकी बॉडी में ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। मतलब आपकी जो आंतें हैं वो उस विटामिन को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, बॉडी के अंदर ले नहीं पा रही। और ये कंडीशन दोस्तों कई अलग अलग बीमारियों की वजह से पैदा हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपके डॉक्टर्स उस पर्टिकुलर बीमारी का इलाज करेंगे ताकि आपकी बॉडी में विटामिन ठीक से पहुँच सकें और आपका होमोसिस्टिन का लेवल दोस्तों नॉर्मल रह सके। दोस्तों रेगुलर एक्सरसाइज करने का भी फ़र्क पड़ता है होमोसिस्टिन के लेवल पे लॉन्ग टर्म में। होमोसिस्टिन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो वो देखा जाता है कि वो थोड़ा सा कंट्रोल की तरफ आता है। इनफैक्ट दोस्तों एक लगभग 30 से 35 स्टडीज़ को कंपेयर किया गया, 34 स्टडीज़ को सपोज, उसमें ये देखा गया कि हाँ अगर लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज की जाए तो होमोसिस्टिन का लेवल इंप्रूव होने में मदद मिलती है। इनफैक्ट पार्किंसंस के पेशेंट्स में भी देखा गया दोस्तों कि अगर होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है और अगर एक्सरसाइजेज की जा रही हैं तो उससे लेवल थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करता है, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ आता है। दोस्तों स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो लिंक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है स्ट्रेस के बीच में और होमोसिस्टिन बढ़े होने के बीच में, बट स्टिल देखा जाता है कि जिन लोगों में स्ट्रेस ज़्यादा होती है उनके अंदर होमोसिस्टिन का लेवल भी ज़्यादा होता है। तो ये आपके हाथ में है ये चीज़। आप अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए जो भी लाइफस्टाइल मेजर्स ले सकते हैं वो आपको लेने चाहिए। आप मेडिटेशन करिए, आप पॉजिटिव थॉट्स रखिए, अपने आसपास का एनवायरनमेंट चेंज करिए या कुछ भी करिए दोस्तों, लेकिन आपको स्ट्रेस थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए अगर आपका होमोसिस्टिन लेवल ज़्यादा है तो। फिर दोस्तों जैसे हमने पहले बात करी थी कि स्मोकिंग करने से होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ता है या अल्कोहल इंटेक करने से बढ़ता है, तो अगर स्मोकिंग या अल्कोहल वाले फैक्टर्स आपके जीवन में हैं तो आपको इन्हें भी ख़त्म कर देना चाहिए ताकि आपके होमोसिस्टिन पे कोई प्रभाव ना पड़े। दोस्तों हमारे हाथ में एक ही चीज़ है कि एजुकेट रहना। अगर हमें पता है कि हाँ होमोसिस्टिन का लेवल जो है वो किस किस तरह से हमें प्रभावित कर रहा है या कर सकता है, तो फिर हम उस तरह से जागरूक रहेंगे। बट अगर हमें दोस्तों नॉलेज ही नहीं है तो फिर क्या, फिर हम डर जाएंगे। फिर हमें दिखेगा रिपोर्ट में कि इसका लेवल इतना है, फिर हम कुछ एक इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे या कुछ एक यूट्यूब के वीडियोस देखना स्टार्ट कर देंगे और हमें कुछ भी कच्ची पक्की नॉलेज आना स्टार्ट हो जाएगी और हम कुछ भी करना स्टार्ट कर देंगे। फिर हम कुछ अलग ही रिजल्ट्स की उम्मीद करेंगे शायद, और हम डिप्रेशन में चले जाएंगे या हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि अरे ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा नहीं हो रहा। तो आपको क्या है कि जो साइंटिफिक फैक्ट है दोस्तों वो ठीक से क्लियरली पता होना चाहिए, सरल भाषा में पता होना चाहिए, ताकि आपको ये आइडिया हो कि हाँ होमोसिस्टिन क्या है और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो बॉडी में क्या कुछ चल रहा है शायद, और अगर इसका लेवल नॉर्मल है तो क्या कंडीशन है।